रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन समझते हो, अगला हेडिंग हमारा आज का, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हो? यस सर। बोलो रे जरा, हम नहीं समझते, बता। सर जब भी कोई लाइट Bending of light यस सर, and passes through medium. when changes from one medium to another. सर बेंड होती है मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो ये लाइट ऐसे गया है ना, और ये दूसरे मीडियम में ऐसे कुछ बेंड हो जाता है, ही होता है ना? यस सर। ठीक है, अरे ये बेंड हो गया तो बोलेंगे रिफ्रैक्ट हो गया, है ना? रिफ्रैक्ट। सही। अब अगर ये लाइट ऐसे जाता है, सीधा आता है, तो ये बेंड होगा क्या रे? नहीं होगा। नो सर। रिफ्रैक्ट हुआ कि नहीं? पहला केस ये रिफ्रैक्ट हुआ, दूसरा रिफ्रैक्ट हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। एक लपड़ मारे कहीं का, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया ना? हाँ। अच्छा, बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब रिफ्रैक्शन होता है? नहीं हाँ सर। सर। ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर में लाइट ऐसे आया और बेंड होकर ऐसे चला गया। अब बताओ ये मीडियम चेंज होता है सर, ये तो रिफ्लेक्ट हुई ना? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ क्या? यहाँ मीडियम 1 और मीडियम 2 यहाँ चेंज नहीं हुआ क्या सेकंड केस में? सर बेंडिंग सर टुवर्ड्स या सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब सुनो बे गधे, ठीक है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट के स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, अगर लाइट के स्पीड में चेंज आता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग हो या ना हो। समझ में आया? बट इस में तुम यही डेफिनेशन लिखियो, जो तुम बके हो वही लिखना। ठीक है, ये भी रिफ्रैक्शन है, और लाइट अगर सीधा आके ऐसे गया और ऐसे चला गया बिना बेंड हुए, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। पहला भी रिफ्रैक्शन हुआ है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया, यहाँ भी लाइट के स्पीड में चेंज आया और यहाँ भी लाइट के स्पीड में चेंज आया। जब भी लाइट के स्पीड में चेंज आता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, यस सर। सही। ये भी रिफ्रैक्ट हुआ है और ये भी रिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो रिफ्रैक्शन में एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहला टर्म इसमें हम लोग यूज करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सही। पहला टर्म जो हमारा होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? पहला टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इसको RI लिखा करेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सही। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू। This is defined as speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. ठीक है, C is speed which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and Vm is speed of light in medium. अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यूएम, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आया? ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर वाटर, ये तुम्हें याद रखना, दैट इज 4/3। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2. समझ में आया? Absolute refractive index of air or you can say vacuum is 1. ठीक है, Absolute refractive index का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ गए? ये 3 डाटा तुमको याद रखना है। एयर और वैक्यूम का 1 होता है, प्योर वाटर का 4/3 होता है, और प्योर ग्लास का 3/2 होता है। प्योर ग्लास मतलब जिसको हम लोग फ्लिंट ग्लास बोलते हैं, सही? अबे सही, ठीक है। Absolute refractive index of medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in that medium. ठीक है, इसको absolute refractive index बोलते हैं। ठीक है, it is, ठीक है, refractive index का कोई यूनिट नहीं होता है, और किसी भी मीडियम का
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। मिनिमम किसका होता है, वैक्यूम का या एयर का। बाकी हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से एक या एक से ज्यादा ही होता है, एक से कम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता। समझ में आया? ठीक है, कि लाइट का मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है आज के नॉन साइंस के हिसाब से। समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है। सो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक से कम आ रहा है तो गलत आ रहा है। समझ गए? ठीक है, तो एक टर्म तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा टर्म समझ गए, लिख लिया रहे? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है। हाँ सर। दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा बहुत काम का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, और इसको कई बार ऐसा लिख देते हैं, दिस इज रीड एज, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ? ठीक है, रिफ्रैक्टिव है ना, समझ में आ? इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर है? ठीक है, ये भी यूनिटलेस होता है, बट रिफ्रैक्ट क्योंकि ये स्पीड है तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आ? ये 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। पता चला कि ऊपर वाले का स्पीड कम है और ये ज्यादा है। समझ में आ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और ये भी यूनिटलेस होता है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में होगा। क्लियर है? ठीक है, अब समझ गए? अब क्या होता है कि तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज म्यू टाइम्स लैम्बडा। ये तुम लोग को पता है स्पीड ऑफ वेव? यस सर। ठीक है, अब वेव का ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली, ये म्यू जो होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, बट रेड कलर का स्पीड पानी में कुछ और होगा, हवा में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, वेवलेंथ बदल जाता है। ठीक है, लेकिन ये म्यू जो है फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। एक लाइट कहीं भी जाए स्पीड बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, तो हम लोग लिखे C/Vm। C इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लेमडा इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू इन मीडियम इज म्यू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज दिस इनटू लेमडा इन medium. So this is also equal to wavelength of light in air divided by wavelength of light in medium. कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ना देके वेवलेंथ के टर्म्स में निकाल लेते हैं अपन। समझ में आया? ये अपने को काम आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। समझ में आया? ठीक है, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium, that is also equal to wavelength of light in air divided by wavelength of that light, that particular light in that medium. समझ में आया? ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, इसी तरह से एक टर्म हम लोग और डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक टर्म और क्या डिफाइन करेंगे, देखो μ12 is V2 by V1, this is equal to, ठीक है, लेमडा इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम 1। सही है? ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब देखो V2 by V1 को अगर हम ऐसा लिख दें, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, ये V2 ऊपर चला जाएगा सबसे और V1 नीचे CC कट जाएगा। सही है? हाँ सर।
और C by V1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। C by V2 क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू mu1 by mu2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये सब ध्यान रखना भाई, ये आगे कभी जरूरत पड़ेगा तो उस समय ये वेव में काम आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में अपने को बहुत काम आता है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 is speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1 is equal to absolute refractive index of medium 1, ठीक है, divided by absolute refractive index of medium 2। ये ध्यान रखना, सही? ये तो तुम समझ ही गए होगे, ठीक है? अरे सही है? हाँ सर। सही। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी। वेवलेंथ कैसे चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ठीक है। और कलर ऑफ लाइट एक्चुअली डिसाइड होता है मेनली फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी बोलने में अपने को बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग उसको वेवलेंथ से बोलते हैं, सही? ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है, अब अगले पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। ये सब तो तुमको समझा ही दिए हैं, ठीक है। दो डाटा याद रखना है, ये ग्लास वाला और पानी वाला। अब पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है और ग्लास का 3/2 होता है, ठीक है, सही। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे जगह मिला, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, चाहे सरफेस प्लेन हो, कर्व हो, कैसा भी सरफेस हो, जैसे हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है, चाहे प्लेन मिरर हो, कर्व मिरर हो, कैसा भी मिरर, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा वैलिड होता है, चाहे सरफेस प्लेन हो या सरफेस कर्व हो, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है, अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम, और ये जंक्शन है, बाउंड्री है, प्लेन बाउंड्री भी हो सकता है, कर्व बाउंड्री भी हो सकता है, पहले हम लॉ बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रे ऐसा आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये आया तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, जहां पे ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल हो गया, और ये रे यहाँ से कुछ ऐसे बेंड हो गया, अगर बेंड हो गया तो भी, नहीं बेंड हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, सही। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दो स्टेटमेंट है लॉ में। पहला स्टेटमेंट है इंसिडेंट रे, ये वाला रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, lie in a single plane and meet at a single point। समझ में आया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा और एक जगह मिलेगा। ये तो ऐसा ही जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, समझ गया? यस सर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल वही है, बस रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन के जगह पे रिफ्रैक्शन आ जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट, समझ गए? पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इज फर्स्ट डिराइव्ड बाय स्नेल्स, ठीक है। उन्होंने बताया था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि अगर कभी दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, ये मान लो बाउंड्री, ये पहला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। अब पहले कहानी सुन लो क्या होता। तो लाइट मान लो कहीं यहाँ से चला, ये सोर्स, और लाइट को जाना है मान लो इस P पॉइंट पे, लाइट को इस सोर्स से चल के इस P पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। तो लाइट कैसे जा सकता है? लाइट यहाँ से जाके ऐसे जा सकता है, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। एक रास्ता लाइट इधर से जाके इधर जा सकता है, एक रास्ता लाइट के लिए ये हो गया, ठीक है, एक रास्ता लाइट के लिए ये हो गया। समझ में आया? पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता। तुमको सबसे अच्छा रास्ता कौन सा लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में? तीसरा। सर थर्ड और सेकंड। थर्ड और सेकंड में एक ही रास्ते से जाएगा। लाइट हमेशा सोर्स से लेके
जहां इसको पहुंचना है वो एक ही रास्ते से जाता है। वो पहला से भी जा सकता है, दूसरा से भी, तीसरा से भी, चौथा से भी। तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? एक ही ऑप्शन है, थर्ड। काय पे? क्योंकि थर्ड बचपन से देखते आ रहा हो। सेकंड में क्या गड़बड़ी है? तो पहले सीधा फिर ज्यादा रिफ्लेक्ट हैं? इसमें मान लो नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा इधर बेंड हो जाए, कम है तो इधर बेंड हो जाए। ठीक है, सर अगर ज्यादा होगा तो 3 वाला होगा ना? हाँ, नीचे वाले का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो 3 वाला होगा, तो नीचे 3 म्यू वाला, अरे और कम है तो सेकंड वाला। अगर ऐसे मान लो म्यू2 है, म्यू2 कम है, म्यू2 कम है तो तो ये सेकंड वाला। सेकंड वाला हो जाए। तो सेकंड तो वाला सेकंड और Yes, थर्ड sir. में से किसको चूज करेगा और क्यों चूज करेगा? सर डिपेंड करता है कौन सा नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। चलो ये रास्ता हो सकता है। अब ये बताओ इसमें कौन सा हो? आप बोलो। ये पांचवा रास्ता, पांचवा रास्ता भी हो सकता है कि नहीं? अबे हो ये सकता वाला है। ये वाला दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बट हाँ इस सर, हो रास्ते सकता से है। जाएगा या इस रास्ते से जाएगा। ठीक है, देखो तो लाइट, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि लाइट को सोर्स से लेके पी पॉइंट तक अगर पहुंचना है, ठीक है, तो ये लाइट उस रास्ते को चूज करेगा। ऐसा कोई जरूर नहीं कि ये रास्ता नहीं हो सकता, ये रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता चूज करेगा, बट वो उसी रास्ते से जाएगा जिससे इस सोर्स से लेके पी पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगता है वो मिनिमम हो। समझ में? मतलब लाइट को पता है कि मैं इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते, जब ये यहाँ से निकलता है तो उसको पता होता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मिनिमम टाइम में पहुंचूंगा और इस रास्ते से जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो उसी पाथ को फॉलो करता है जिससे उसको मिनिमम टाइम लगता है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, Snell's law. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्नेल्स लॉ आया कहां से। ठीक है, अरे सही, हम स्नेल्स लॉ Yes, तुम्हें sir. डिराइव करके बताते हैं क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी तुम लोग ऑलरेडी पढ़े, उसी के कॉन्सेप्ट से डिराइव हो जाता है। तो हम तुम्हें थोड़ा डिराइव कर देते हैं क्योंकि कई बार स्कूल में डिराइव करने पूछ लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ सिंपल जो है, लीस्ट टाइम कॉन्सेप्ट को लाइट फॉलो करता है। ठीक है, अब हम एक रैंडम कोई रास्ता चूज कर लेते हैं, ठीक है, और स्नेल्स लॉ डिराइव करके तुम्हें बताते हैं, तो उससे बहुत सारा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो लाइट को मान लेते हैं कि लाइट कौन सा रास्ता है, यहाँ से लें या यहाँ से लें, जैसे बोल। सर नीचे वाले को रेयर ले लो, मतलब नहीं रेयर तो छोड़ो, Right. V1 V2 नहीं, रास्ता कौन सा नहीं, ये रास्ता ले लें कि लाइट ऐसे पहुंचा। हाँ ठीक है? सर। लाइट ऐसे पहुंचा, इस रास्ते से लाइट को जो टाइम लगा रैंडम ले लिए। अब देखो क्या क्या हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फिक्स है और ये स्क्रीन फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो L1 है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, L2 है। ये यहाँ से लाइट कुछ डिस्टेंस पे जा सकता है x, और ये डिस्टेंस हो गया L-x, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक L है। सही है? अब इसमें सर। कांस्टेंट क्या क्या है, L1 कांस्टेंट है, L2 कांस्टेंट है, बट x वेरिएबल है। वेरिएबल। ये x अपना लाइट अपने हिसाब से लेगा भाई, उसको अगर x ज्यादा यहाँ से जाना है तो x बढ़ा लेगा और यहाँ से ऐसे जाकर के यहाँ पहुंचेगा कि टाइम कम से कम लगे। सही? ठीक है, हाँ सर। अब लाइट को देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लो लाइट यहाँ पे V1 स्पीड से चलता है और यहाँ V2 स्पीड से चलता है, तो टोटल टाइम जो लाइट को लगा इस लेंथ को ट्रेवल करने में लगा √L1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई V1। सही है? देखते जाओ, चलो ठीक है ना। और इस हाँ, रास्ते को पार करने में टाइम लगा, ठीक है, ये हो जाएगा √L माइनस x का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई V2। टोटल टाइम इतना ही लगा रहे। हाँ सर। ठीक है, अब V1 क्या होगा, V1 होगा C बाई μ1 एंड V2 क्या होगा C बाई μ2। अब म्यू का वैल्यू लिख के थे ना C बाई V, तो V क्या हो जाएगा C बाई μ। V1 बोल रहा है तो C तो फिक्स है। हाँ सर। अब यहाँ से कहानी अब चालू होता है ना, स्नेल्स लॉ डिराइव होता है। तो टाइम जो लगा ये हो जाएगा μ1 बाई C इंटू √V1 का वैल्यू पुट कर दिए L1 स्क्वायर। अब बंद हो गया का, बंद हो जाए तो लौट ही हो रही, टाइम हम देख नहीं रहे, प्लस x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा μ2 बाई C √L1
L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। देखो तो सही है। हाँ सर। अब ये टाइम किस पे डिपेंड करता है? बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है? एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग एक्स के लिए वैल्यू अलग अलग होगा। तो टाइम का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dt बाई dx को 0 कर देंगे। 0 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो dt बाई dx को 0 करोगे तो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सही है? अबे सही। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें डायरेक्ट। पहले एक बार, अरे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तुम लोग कहानी देखो। ठीक है, dt बाई dx इसको डिफरेंशिएट करना है। करें? डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा वो लिख देते हैं। म्यू1 बाई सी, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अबे सही है? ठीक है, प्लस म्यू2 बाई सी, इसको डिफरेंशिएट कर बाई इंटू 1 बाई 2 रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 L माइनस एक्स इंटू -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1। ये समझते होगे? हाँ सर। है ना? ठीक है, नहीं हाँ भी सर। तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 खा गए, ये 2 खा गए। हाँ और इसको 0 कर दिए तो सी गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? देखो, म्यू1 इंटू एक्स बाई रूट ओवर L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले गए, ये हो जाएगा म्यू2 L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। देखो तो सही है? हाँ सर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखो, ये लेंथ तो रूट ओवर L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? θ1। सही? या तुम यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि अगर ये I है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? I। और यहाँ पे अगर ये एंगल R है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? R। तो x बाई दिस क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन I बोल सकते हैं। साइन आई, साइन, हाँ सर। सो हाँ सर। टाइम्स साइन I मस्ट बी इक्वल टू म्यू2 टाइम्स, इसको साइन R बोल सकते हैं। देखो ये साइन आर, हाँ सर। इनटू साइन R। ठीक साइन है, आर। दिस इज स्नेल्स लॉ। हमेशा लाइट इस लॉ को फॉलो करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यही है, स्नेल्स लॉ यही है, म्यू1 इंटू साइन I मस्ट बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन I। कभी भी लाइट को अगर किसी रास्ते से जाना, मान लो O से P पहुंचना है, तो वो वही रास्ते से जाएगा जिसमें ये वाला चीज वैलिड हो। ठीक है, और ये कहां से आया? समझ गए कि लाइट को पता होता है कि O से जब P जाना है तो किस रास्ते से मैं जाऊं। यहाँ से जैसे चलना स्टार्ट करता है उसको पता होता है कि P तक पहुंचने मिनिमम टाइम वाला रास्ता कौन सा है। इतना ज्ञानी होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब सही। तो लाइट का ये जो है रिफ्रैक्शन का 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑलवेज लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin θ1 इज इक्वल टू म्यू2 sin θ2। हम इसको I और R ना बोल के θ1 और θ2 बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ऐसा कुछ तो होता नहीं एक्चुअली। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं। ये हमारा I है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। तो हम स्नेल्स लॉ बना देते हैं, म्यू1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन θ2। और मान लो कोई तीसरे मीडियम में अगर ये आ गया तो ये कुछ ऐसा बेंड हो गया। ठीक है, ये θ3, ये म्यू3, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू3 इंटू साइन θ3। अगर कई सारे मीडियम से इसको जाना है ना, मान लो O से P, इसको 3 मीडियम को पार करना, तो वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से चलेगा कि उसको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे। समझ में आया क्या? तो ये स्नेल्स लॉ हमेशा वैलिड रहता है। म्यू1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू2 sin θ2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू3 इंटू sin θ3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये रिफ्रैक्टिव, अगर ये मान लो
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअस मान लो बदलता जा रहा है अलग अलग लेवल पे, तो ये लाइट ऐसे इंटर करेगा, ये ऐसे बेंड होगा, ये पता चला इसे कर्व पाथ पे जाने लगेगा। समझ में आया? अगर ये μ1 μ2 μ3 बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ये अपना पाथ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करेगा। समझ में आया? तो ये कर्व पाथ पे भी जा सकता है। समझ गए क्या? बट अगर ये रे तुम्हारे आंख में ऐसे गया ना, अगर तुम्हारे आंख में गया तो तुमको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, सीधे यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये टेढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। समझ में? आंख का एक अलग समस्या है कि आंख हमेशा किसी भी चीज को स्ट्रेट लाइन में ही देखता है, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाए। सही है? अबे सही। ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें बताए, ये दो स्टेटमेंट कहाँ गया? ये दोनों, दिस इज वैलिड फॉर प्लेन सरफेस एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर कर्व सरफेस, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, समझ गए क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज वैलिड फॉर प्लेन सरफेस एज वेल एज फॉर कर्व सरफेस। तो ये तो हो गया नियम कानून। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे, पहला चीज मतलब 2 क्लास लगे जिसमें प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, कह रे कुशाग्र तू 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे हरामखोर, 3-4 क्लास से 2 क्लास से तुम आने हैं। हाँ तो नाइट खराब था, नेट आज कल वाकर लगा फिर। चलो ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब देखो, पहले आज प्लेन सरफेस शुरू करें, एक क्लास प्लेन सरफेस में लगेगा पूरा, आज शुरू तो कर दे कम से कम। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो प्लेन सरफेस में क्या हो। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ये μ1 है, ये μ2 है, कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको कहा लिख दे रहे μ1 μ2, थोड़ा अच्छे से बनाए ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये μ1 है, ये μ2 है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, इसमें μ1। ठीक है, अब यहां से तुम एक पास करता हुआ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना लेना। ठीक है, सही। और यहां से तुम देख रहे हो, बोलते क्या नहीं हुए? हाँ सर। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं एच एक्चुअल, एक्चुअल डेप्थ। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। समझ गए? अब यहाँ का तकलीफ देखो, सबसे पहला तकलीफ कि ये रे, अगर यहाँ से रे को तुम्हारे आंख में पहुंचना है तो इस लाइट को पता है कि मैं कैसे जाऊं कि मिनिमम टाइम लगे। अबे है ना? हाँ सर। तो ये लाइट मान लो कुछ ऐसे गया और यहाँ से बेंड हो गया और तुम्हारे आंख में ऐसा घुस गया। ठीक है, तो ये रे जब तुम्हारे आंख में गया तो ये तुम्हें यहाँ से आता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द इमेज, दिस डेप्थ इज अपैरेंट डेप्थ। समझ में आ? एच अपैरेंट का मतलब हुआ तुम्हें दिख रहा है बट है नहीं, दिस इज कॉल्ड अपैरेंट डेप्थ। समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसमें एक पहला क्वेश्चन, एक समस्या अपने आप के साथ भी है। ठीक है, जैसे मान लो कभी तुमसे ये बोले कि ये बाल्टी है, अब सही, इसमें का भरा हुआ है? पानी। बराबर, इसमें पानी भर दिए और यहाँ डाल दिए एक कॉइन। अब ये सिक्का है, सही बोलते का नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। आंख फाड़ के देख रहे हो तो तुमको क्या दिखता है? पानी दिखता है? ऊपर दिखेगा। कहाँ क्या दिखता है बोलो? तुमसे दोनों दिखते हैं। ये कॉइन कहाँ दिखता है तुमको? थोड़ा ऊपर। ऊपर दिखता है, मतलब किस मीडियम में दिखता है? ये वाटर में। वाटर में दिखता है। ठीक है, अरे है ना? ये सिक्का को पानी में दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि ये पानी में, अरे है ना? अब ये एक मिरर है, अब सही, इधर का है मिट्टी, मिरर के पीछे में का भरा हुआ है? मट्टी। समझ गए? का तुमको यहाँ पे खड़ा कर दिए बे,
ठीक है, यहाँ तुम खड़े हो गए। अब तुमको बोले कि इधर देखो, तो तुमको तुम्हारा भाई कहाँ दिखाई देता है? मिट्टी में। मिरर में मिट्टी मतलब पीछे दिखता है। मिट्टी में दिखता है? तो मिट्टी में ऐसा दिखता है मिट्टी में बेचारा परेशान है, निकलने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं सर, अपने से दिखता है। ये तुमको मिट्टी में दिखता है? अपन जहाँ खड़े होते हैं वहां दिखता है। तो मिरर अब मिरर में नहीं, मीडियम का हम बात कर रहे हैं, मिरर तो भूल जाओ। सर एयर में एयर में दिखता है, मिट्टी में जड़ा हुआ थोड़ा एयर में खड्डा खोद के जानवर डाल दिया गया, ऐसा तो नहीं दिखता? नहीं दिखता ना। ये इमेज जो तुम्हारा दिख रहा होता है वो किसमें दिखता है? एयर में दिखता है, ठीक है। लेकिन बना हुआ किधर है? मिट्टी में। मिट्टी में। तो तुम्हें मिट्टी में क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, क्योंकि जिस मीडियम में रे आ रहा है, जैसे रिफ्लेक्टेड रे जो तुम्हारे पास आ रहा है, वो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है वो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, एक्चुअली यहाँ से कोई रे नहीं आ रहा, बट तुम्हारे आंख में जो रे जा रहा है वो एयर में है। इसीलिए जिस रे को तुम देख रहे हो, ठीक है, अबे सही, यस सर। जिस रे को तुम देख रहे हो किसमें है? एयर में। एयर। तो इसीलिए ये इमेज तुम्हें एयर में दिखाई देगा। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से रे चला, अब सही, और ये तुम्हारे आंख में गया, ये आंख कोई जरूर नहीं आ रही। अब ये जो रे तुम्हारे आंख में जा रहा है ये किस मीडियम में है? एयर में। तो ये जो सिक्का है तुम्हें यहाँ दिखता है, यही दिखता है ना, थोड़ा ऊपर, तुमने बोला थोड़ा ऊपर दिखता। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन ये तुम बोल रहे हो पानी में दिखता है, यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ। अरे सही, ये पानी में नहीं दिखता क्योंकि जिस रे को तुम देख रहे हो वो कहाँ है? एयर में। इसीलिए ये कॉइन कहाँ बोला जाएगा? एयर में बोला जाएगा। तुमसे बोले कि इसका इमेज कहाँ दिख रहा है तुमको, सिक्का कहाँ दिख रहा है, तो तुम पानी में नहीं बोलोगे, हवा में बोलोगे, क्योंकि जिस रे को तुम देख रहे हो यहाँ पर जिस मीडियम में रे उसी मीडियम में दिख रहा है ना। बट यहाँ पे और यहाँ पे एक सिचुएशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है कि तुम ये तो रे देख ही रहे हो, साथ साथ पानी के सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी तुम देख रहे हो। तो तुमको एक साथ ये पानी भी दिख रहा है और ये कॉइन का इमेज भी दिख रहा है। समझ में आया? तो इसलिए तुमको लग रहा है कि पानी में ये कॉइन है। अगर हम किसी तरह से इस रे को फिल्टर कर दें, मतलब ये जो पानी से रे आ रहा है इसको अगर हटा दें, ठीक है, तो तुम सिर्फ इस रे को देख पाओगे और ये इमेज कहाँ होगा? एयर में होगा। एयर में। आया? यहाँ पर जैसे मिट्टी से कोई रे रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा, ये मिट्टी से कोई रे रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा आंख में नहीं जा रहा, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये जो रफ सरफेस है ये मिट्टी से रे निकल के आने नहीं दे रहा। यहाँ पे रे मिट्टी वाला फिल्टर हो चुका। समझ में आया? इसीलिए ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज तुमको एयर में दिख रहा। समझ में आया? हाँ सर। सही। हाँ सर। तो अब से जिस मीडियम में हम रे को देखेंगे ये इमेज कहाँ बना से हमें कोई मतलब नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है से कोई मतलब नहीं। हम जिस मीडियम में रे एग्जिस्ट करेगा उस मीडियम में बोलेंगे कि इमेज या ऑब्जेक्ट है। जैसे ये इंसिडेंट रे, अगर हम तुमसे बोले कि है ना कॉइन किस मीडियम में, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में, तो तुम बोलोगे क्योंकि इंसिडेंट रे पानी में है इसीलिए बोलेंगे कि कॉइन का है ना ये ऑब्जेक्ट पानी में। अगर हम ये वाला इमेज हम देख रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टेड रे को देख रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि एयर में है इसलिए हम बोलेंगे कि इमेज एयर में है। समझ गए? हाँ सर। अब है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर अब देखो ये जो रे हम देख रहे हैं ये किस मीडियम में, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब हम जिस रिफ्रैक्टेड रे को देख रहे हैं वो किस मीडियम में है? मीडियम 2 में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो इमेज हम देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज देख रहे हैं वो किस मीडियम में? मीडियम 2 में। हाँ, ये मीडियम 2 में बोल रहा है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। दिस इमेज इज एक्चुअली वर्चुअल, तो है ही नहीं। तुम जिस रे को देख रहे हो वो जिस मीडियम में रहेगा उसी मीडियम में ऑब्जेक्ट या इमेज को बोला जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा याद ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला कहानी थोड़ा बड़ा, इसको डिराइव करना, डिराइव करेगा तुम लोग क्लास है क्या?
चलो तो अब अगले क्लास में डिराइव करेंगे कि अब इसको शुरू करेंगे तो आधा घंटा का काम है, 15-20 मिनट तो कम से कम लगेगा। ठीक है, इसका कहानी समझाने में इसमें 2 केस है, एक पैरेक्सियल और एक नॉन पैरेक्सियल। तो अब दोनों केस समझाएं तो अब आधा घंटा का काम है। अगले दिन बताते हैं ट्यूसडे को। कोई जल्दीबाजी नहीं ना रहे, गड़बड़ाना नहीं, तो आराम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ठीक है, चलो तो अगले दिन बताते हैं, अब इसको यहीं पे रोकते हैं।